जय हिंद आप सभी को। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने देखना चालू किया था गणतंत्र, और गणतंत्र के बारे में मैंने आपको गणतंत्र की सारी चीज़ें समझाई थी। आज की क्लास में हमें गणतंत्र से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने हैं जो हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उन फैक्ट्स को आपको लर्न करना है। अच्छा, फैक्ट को याद करने का जो तरीका है वो क्या क्या हो सकता है? तो एक तो तरीका है कि भाई आप फैक्ट्स को, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हाईलाइट करके पढ़ें। दूसरा क्या करें, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लिख के भी पढ़ें। लिख के पढ़ते हैं जब हम किसी चीज़ को, तो वो चीज़ हमारे ब्रेन में अच्छे से जाती है। और साथ में हम फैक्ट्स को याद करने के लिए कुछ रिलेट भी कर सकते हैं, कुछ स्टोरी समझ सकते हैं। तो इनके बेस पर हम सारे फैक्ट्स को क्या कर सकते हैं, याद। और इम्पॉर्टेंट है, आप लोग जब घर में स्टडी करें तो ज़रूरी है कि नया तो हमको पढ़ना है, लेकिन साथ में पैरेलल पुराना क्या करना है, रिवाइज। आप बात समझो, क्या होता है कि हम किसी चीज़ को सीखने में मतलब किसी सब्जेक्ट को या किसी टॉपिक को सीखने में कई घंटे देते हैं। और यदि उसी चीज़ को, जब मान लो मैंने किसी टॉपिक को 1 आवर पढ़ा, 1 घंटे पढ़ा, और उसी टॉपिक को जब मैं रिवीजन करता हूँ तो रिवीजन करने में उसे 5 मिनट में कर लेता हूँ। अब आप बात समझना, यदि उस टॉपिक को मैं पढ़ूँ ना, अब मैं फिर से उस टॉपिक को भूल जाऊँगा, और दोबारा जब पढ़ूंगा फिर से मैं उसको पढ़ने में कितना समय दूंगा, 1 घंटे का। तो इससे बेस्ट है कि मैं 5 मिनट निकाल के उसका क्या करता रहूं, रिवीजन। तो आप सभी को घर में पढ़ते समय जो सब्जेक्ट होते जा रहे हैं, उन सब्जेक्ट को नया तो पढ़ना ही है, साथ में आपको पुराने सब्जेक्ट को क्या करना, रिवाइज। साथ में आप सभी लोग क्या करें कि अपने टाइम को बांटें, मतलब अपने जो 24 आवर हैं उसको बांटें। बांटने का मतलब जब भी स्टडी करें, मेरे हिसाब से, हो सकता है कि आप लोग के ओपिनियन थोड़े चेंज हो या बाकी लोगों के ओपिनियन थोड़े चेंज हो, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग जब भी स्टडी करें टुकड़ों में करें, इकट्ठी मत करें। कई बार हम वो सोचते हैं कि हम इकट्ठा 8 आवर पढ़ लें, तो इकट्ठा 8 आवर पढ़ोगे, आपका माइंड जो है वो भी एक मशीन के जैसा है। किसी मशीन को आप यदि लगातार यूज़ कर रहे हो तो उसकी परफॉर्मेंस लगातार क्या हो जाएगी, कम। तो अपन बेस्ट है कि लगातार 8 आवर या 6 आवर की स्टडी ना करें, अपन उसी को टुकड़ों में तोड़ लें। मतलब अपन मान लो आप घर में 6 आवर पढ़ रहे हो, तो 6 आवर आप पढ़ रहे हो तो आप क्या करें, 2-2 आवर के, 2-2 घंटे के 3 स्लॉट बना लें। 2-2 आवर के 3 स्लॉट। और हमेशा याद रखें, जब भी सो के उठें नींद जरूर लें, नींद जरूर लें। मतलब जब भी अपन रेस्ट कर रहे हैं तो रेस्ट करते समय नींद जरूर लें। और साथ में आप लोग क्या करें कि जब भी सो के उठें तो सो के उठने के बाद पहला काम क्या होना चाहिए, स्टडी। क्या होता है, जब हम नींद लेके उठते हैं उस समय हमारा माइंड बड़ा एक्टिव होता है। तो हमेशा याद रखो भाई, जब भी हमारी नींद कंप्लीट हो तो नींद कंप्लीट होने के बाद पहला काम हमें क्या करना है, पढ़ाई। जैसे आप लोग सुबह उठते हैं, तो सुबह उठते हैं तो कोशिश करें कि बेड में अपनी बुक लेके सों, कुछ तो पढ़ के आएँ। बात समझ में आ रही ना? तो आप लोग टुकड़ों में पढ़ें। और इम्पॉर्टेंट है, मान लो 3 टाइम आपने बांटा है, 1 टाइम रिवाइज करें और 2 टाइम क्या पढ़ें, नया। और जो जो लोग पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, तो आप सभी को भी नोट्स बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हर एक टॉपिक के बाद आपको 1 पेज जरूर छोड़ना है ब्लैंक, ताकि हमें उस टॉपिक से संबंधित अब जो भी जानकारी मिलेगी तो वो हमारे नोट्स में होनी चाहिए। क्यों, सबसे इंपॉर्टेंट कुछ आपके लिए होने वाले, वो क्या होने वाले, नोट्स। क्या, फाइनल जब एग्जाम होंगे तो आपको इन्हीं नोट्स से क्या करना है, रिवाइज। तो आपको नोट्स बहुत अच्छे से बनाना है, अपने नोट्स को कोशिश करना है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके किस में होनी चाहिए, नोट्स में। यहाँ तक समझ में आया था? तो कल हमने गणतंत्र के बारे में देखा था। तो मैंने आपको फिर एक बार बताता हूँ कि भारतीय इतिहास में जब महाजनपद काल का टॉपिक था या महाजनपद काल का समय था, महाजनपद काल को बुद्ध काल भी बोलते हैं, क्यों, यहीं पर गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के बारे में बताया था। तो महाजनपद काल में भारत में 16 महाजनपद थी, 16 महाजनपद थी। 16 में से 14 में, 14 में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, मोनार्की सिस्टम था। और 2 महाजनपद ऐसी थी जिसमें गणतंत्र था, मतलब जिसमें रिपब्लिकन सिस्टम था। और मैंने आपको बताया था पूरी दुनिया में इतने प्राचीन समय में गणतंत्र का कंसेप्ट लाने वाला जो देश है वो कौन है, भारत। और जो मैंने आपको 10 गणतंत्र बताए थे, मैंने आपको कल 10 गणतंत्र बताए थे, और मैंने आपको बताया था 10 में से जो 8 हैं, 10 में से जो 8 गणतंत्र थे, रिपब्लिक्स थे, वो थे आपके बज्जी संघ के अंदर। और जबकि 2 जो थे वो किसके अंदर, मल्ल के अंदर। 2 थे वो किसके अंदर थे, मल्ल। इतनी बात सभी समझ में आ गई होगी। और मैंने बताया सबसे प्राचीन और सबसे शक्तिशाली जो गणतंत्र था वो था वैशाली। वैशाली में लोग रहते थे लिच्छवी। कौन रहते थे, लिच्छवी। तो कल हमने इतनी बातें चर्चा कर ली थी, 10 गणतंत्र के बारे में देख लिया था, यहाँ की व्यवस्था मैंने आपको समझाई थी। लेकिन जैसा वर्तमान में हम गणतंत्र देखते हैं कि वर्तमान में जो गणतंत्र है इसमें प्रत्येक वर्ण के पास अधिकार हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, या फिर मैं आपसे बोलूं कि स्त्रियों के पास भी अधिकार हैं और पुरुषों के पास भी अधिकार हैं। लेकिन जब हम महाजनपद काल के गणतंत्र को देखते हैं तो वहां पर जो अधिकार थे केवल किस वर्ण के पास थे, क्षत्रिय।
क्षत्रिय वर्ण के पास थे, इसलिए हमने इसे कुलीन तंत्र कहा था। क्या कहा था? कुलीन तंत्र। इतनी बात समझ में सभी समझ में आ गई होंगी। तो कल हमने इन 10 गणतंत्र के बारे में देखा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो एक मैंने बताया था कपिलवस्तु के शाक, और कपिलवस्तु में ही मैंने बताया था गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ, और गौतम बुद्ध का जो कुल है वो कौन सा कुल है? शाक। दूसरा बताया था समसुमारा के भग, समसुमारा के कौन? भग, इनके बारे में आपको याद रखना है। तीसरा मैंने बताया था अलकप के बुली, अलकप के जो बुली थे इन्होंने भी बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। कल देखा था केसपुत्र के कलाम, जो इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था गौतम बुद्ध के जो गुरु हैं, गौतम बुद्ध के जो गुरु हैं, गौतम बुद्ध के जो गुरु हैं वो है, हाँ, अलार कलाम, वह कहाँ के थे? हाँ, वो है केसपुत्र के थे। कलाम लोग हैं कि कलाम लोग कहाँ रह रहे हैं? केसपुत्र में। इनको अपन ने देख लिया था, रामग्राम के कोलिये बताए थे मैंने। गौतम बुद्ध की जो पत्नी है यशोधरा, वो यहीं की है, बनेगा ना। पिपली वन के मौर्य, मैंने बताया था यहाँ के चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य से ही मौर्य बना है, ये आपको याद रखना। सबसे शक्तिशाली और सबसे प्राचीन गणतंत्र कौन सा था? वैशाली। और वैशाली में जो लोग रहे थे वो लिच्छवी, लिच्छवी। और याद रखना महावीर स्वामी की जो माँ है, महावीर स्वामी की जो माँ है त्रिशला, त्रिशला भी लिच्छवी कुल की है। किस कुल की है? लिच्छवी, लिच्छवी कुल की। मैंने आपको ये बात बताई थी, ठीक है। मिथिला के कौन है? विदेह, मिथिला के विदेह। इसके अलावा मैंने ये 2 मल्ल के अंदर बताए, किसके अंदर बताए थे? मल्ल। तो कुशीनारा के मल्ल और पावा के मल्ल। मल्ल महाजनपद थी, बताया था मैंने, मल्ल महाजनपद, जिसकी 2 राजधानी कुशीनारा और पावा, कुशीनारा और पावा। और मैंने आपको बताया था कि कुशीनारा जो है इसमें महापरिनिर्वाण हुआ है। महापरिनिर्वाण बोलते हैं बौद्ध धर्म में मृत्यु को। महापरिनिर्वाण हुआ है गौतम बुद्ध का। और जबकि जो पावा में है यहाँ पर निर्वाण हुआ है। जैन धर्म में मृत्यु को क्या बोलते हैं? निर्वाण। निर्वाण हुआ किसका? महावीर स्वामी। तो कल इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की क्लास में हम इनसे ही संबंधित और थोड़ा डिटेल में चीजें देखने वाले हैं, कुछ फैक्ट्स देखने वाले हैं जो आपको लर्न करने हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम एक एक करके समझते हैं। अच्छा, पहले कुछ बातें और समझ लो कि महात्मा बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध जो थे, इन्होंने गणतंत्र की सफलता के लिए कितनी चीजें बताई? 7 चीजें बताई। किसी भी गणतंत्र को सफल होने के लिए कितनी चीजें होनी चाहिए? 7। वर्तमान में भी आप देखोगे कि किसी देश की सफलता के लिए ये 7 चीजें होनी चाहिए। वर्तमान में भी भारत को सफल होना है, भारत को डेवलप कंट्री बनना है, तो कितनी बातें होनी चाहिए? 7। पहला लिखा है जल्दी जल्दी क्या करना? सभाएं करना, और अधिकतम लोगों का उसमें क्या लेना? भाग। मैंने आपको बताया था गणतंत्र का मतलब होता है लोगों का समूह, मतलब लोगों का समूह किसी व्यवस्था को चला रहा है, ग्रुप। कोई एक व्यक्ति ना चला के पूरे ग्रुप चला रहा है। और आप बताओ यदि ग्रुप चला रहा है तो कितने लोगों की भागीदारी होनी चाहिए? अधिक से अधिक। तो वर्तमान में हम देखते हैं कि सभी लोगों को अधिकार है कि नहीं। और दूसरा जल्दी जल्दी क्या होनी चाहिए भाई? सभाएं। हम देखते हैं आज लोकसभा के जब सत्र चलते हैं, लोकसभा के जब सत्र चलते हैं, बैठक चलती हैं, आपने देखा होगा बजट सत्र, शीतकालीन सत्र, हम जल्दी जल्दी सत्र करते हैं कि नहीं, ताकि हम देश के विकास के लिए क्या कर पाए? कार्य। पहली बात समझ में आ रही। दूसरा, राज्य के कामों को मिलजुल कर क्या करना? राज्य के कार्यों को क्या करना? मिलजुल कर करना। सभी जनता को कानूनों का क्या करना? पालन करना। सभी को कानूनों का पालन करना चाहिए। और कुछ 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 वैल्यूज तो ऐसी होती है मोरल, जो व्यक्ति में इनबिल्ड होनी चाहिए। इनबिल्ड का मतलब है कि मान लो सिग्नल है, तो सिग्नल में लाल बत्ती जल रही है तो हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? रुकना चाहिए। मान लो सड़क में आप चल रहे हैं तो सड़क पे चलते हमको थूकना नहीं चाहिए, हमको कचरा नहीं फेंकना चाहिए। सरकार को सभी लोगों को टैक्स देना चाहिए। हम टैक्स की क्या नहीं करना चाहिए? हमें चोरी। यदि हम ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं तो ट्रेन में जाते समय हमें टिकट लेना चाहिए। ये हमारे ड्यूटीज हैं, और जिस सिखाने की जरूरत नहीं, जो व्यक्ति में क्या होनी चाहिए? इनबिल्ड। लेकिन भारतीयों में इस चीज़ की बड़ी कमी देखने मिलती है। आप यूरोपियन कंट्री में जाओगे, जर्मनी में जाओगे, जर्मनी में कभी ट्रेन की टिकट चेक नहीं होती, कोई ट्रेन की टिकट चेक नहीं करता। वहाँ का हर एक व्यक्ति समझता है कि यह करना हमारा क्या है? कर्तव्य है। तो सभी व्यक्तियों को जो भी कानून है उन सबका क्या करना चाहिए? पालन। इसके अलावा वृद्ध व्यक्तियों के विचारों का क्या करना चाहिए? सम्मान। वृद्ध व्यक्तियों के विचारों का सम्मान करना चाहिए। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। महिलाओं के साथ हमें क्या नहीं करना? दुर्व्यवहार, ठीक है ना। स्वधर्म में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपने धर्म में विश्वास रखें, और साथ में दूसरे धर्म की निंदा करने की जरूरत नहीं है। भाई दूसरे धर्म के किसी भी व्यक्ति को निंदा करने की जरूरत नहीं है। और हम इतने ज्ञानी नहीं है कि हम किसी धर्म के इतने बड़े दर्शन को हम समझ पाए। बात समझ में आ रही ना मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन हम कई बार जो हमारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उसमें कुछ भी पढ़ के कुछ ही बोलने लगते हैं, और हमें अपने अपने कर्तव्यों का क्या करना चाहिए? पालन। तो ये सब गौतम बुद्ध ने किसी भी गणतंत्र की सफलता के लिए कितनी चीजें बताई हैं? 7। तो ये बस एक मोटा मोटा याद रखना, 7 बातें किसने बताई हैं? गौतम बुद्ध ने। बनेगा इतना? ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ।
अब एक एक करके हम 10 गणतंत्र के बारे में देख रहे हैं। तो पहली जो गणतंत्र है मैंने आपको बताया कौन सी है, कपिल वस्तु। और इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ कौन से लोग रह रहे थे, शाक। कौन से लोग रह रहे थे, शाक। और कपिल वस्तु जो मैंने बताया था, कपिल वस्तु जो थी वो कहाँ थी, नेपाल। जो बातें आपको याद है, कपिल वस्तु कहाँ थी, नेपाल में। वो कपिल वस्तु आप बताएं किस संघ के अंदर थी, बज्जी। किस संघ के अंदर थी, बज्जी। बज्जी संघ के 8 में से एक थी। और मैंने आपको बताया यहीं पर किसका जन्म हुआ है, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का क्या हुआ है, जन्म। यहाँ पर लोग कौन से रह रहे हैं, शाक। तो आ रही बात समझ में। तो इसकी राजधानी क्या थी, कपिल वस्तु। कपिल वस्तु की कैपिटल भी क्या थी, कपिल वस्तु। कपिल वस्तु नाम है, उसकी कैपिटल भी क्या है, कपिल वस्तु। ठीक है, इसमें लिखा है। अच्छा, इस राजधानी को बनाने वाले जो थे, जो बनाने वाले थे कपिल वस्तु की राजधानी कपिल वस्तु, वो थे शाक्य वंशी। कौन, सुकृति। बन जाए, इनका नाम याद रखना है। कौन थे बोलो, सुकृति। इनका नाम याद रखना है, ठीक है। अच्छा, कपिल वस्तु के अतिरिक्त, कपिल वस्तु तो एक शहर था ही, कपिल वस्तु तो एक शहर था, इसके अतिरिक्त कुछ शहर और थे, ठीक है ना। एक का नाम है क्या, चातुमा। एक शहर का नाम क्या है, चातुमा। एक याद रखना है सामगाम, सामगाम, ठीक है ना। एक है खोमदुस, एक है शिलावती, एक है नगरक, और एक है क्या है, देवदह। तो आपको इन शहरों के नाम याद रखना। कपिल वस्तु के अतिरिक्त जो कपिल वस्तु गणतंत्र था उसमें यह सारे शहर भी थे। पंजाब, इन शहरों के नाम आपको याद रखना है। अच्छा, एक बात जो इंपॉर्टेंट है, जो शाक लोग होते थे वह अपनी जाति से बाहर कन्याओं का विवाह नहीं करते थे। बात समझ में आ रहा है ना। वह अपनी जाति के बाहर किसका विवाह नहीं करते थे, कन्याओं का। इस फैक्ट को भी याद रखना। इस बात को मैं बता ही चुका हूं कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कपिल वस्तु में। बोलो कहाँ हुआ था, कपिल वस्तु में। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वह हुआ था कहाँ पर, कपिल वस्तु में। और ठीक है, हाँ, और याद रखना इस जो कपिल वस्तु, मैंने आपको बताया था कि मैंने कल आपको बताया था टोटल महाजनपद कितने हैं, 16। 14 में क्या था, राजतंत्र, मोनार्की सिस्टम। 14 में राजतंत्र था, मोनार्की सिस्टम था। और 2 में क्या है, गणतंत्र। लेकिन आप बताओ शक्तिशाली गणतंत्र थे कि राजतंत्र, राजतंत्र। शक्तिशाली राजतंत्र थे, इसलिए राजतंत्र का विस्तार हुआ। और राजतंत्र ने किसको जीत लिया, गणतंत्र को। राजतंत्र ने किसको जीत लिया, गणतंत्र को। जो बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो इसलिए एक जो 16 महाजनपद हैं, उस 16 महाजनपद में से एक महाजनपद कौन सी है, कौशल। एक महाजनपद कौन सी है, कौशल। तो कौशल ने किसका विनाश कर दिया, कपिल वस्तु। कपिल वस्तु को किसने नष्ट कर दिया, कौशल। नष्ट करने मतलब कौशल ने जीत लिया, किसको जीत लिया, कपिल वस्तु। और कौशल के नरेश कौन थे, विड्डूब द्वारा। कौन थे, विड्डूब। तो आपको याद रखना बनेगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, समझ लें, का से कपिल वस्तु और का से किसने जीत लिया इसको, कौशल। किस महाजनपद ने जीता, कौशल। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं, कौशल ने जीत लिया, कौशल ने। ये लोग, बाकी तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और बाकी इस इन नाम को याद रखना, कौन, सुकीर्ति। और ये अन्य नगर के नाम थोड़ा बहुत आप पढ़ लेना, चातुमा, सामगाम, ठीक है, बन जाएगा ना इतना। तो ये किसके बारे में था, कपिल वस्तु। ये कुछ फैक्ट और हैं कपिल वस्तु गणराज्य के बारे में। आगे करूं, ठीक है। अब आ जाओ समसुमारा के कौन, भग। सुमसुमारा के भग बनेगा, सुमसुमारा के। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखना, जो भग थे इनका अधिकार विंध्य क्षेत्र में भी था। भाई याद रखना, इनका अधिकार कहाँ था, विंध्य क्षेत्र। विंध्य क्षेत्र विंध्यांचल पर्वत को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, विंध्यांचल पर्वत वाले हिस्से पर भी इनका अधिकार था। एमपी से रिलेटेड है, इसलिए याद रखना। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि विंध्य क्षेत्र पर किस गणराज्य का अधिकार था, तो बोलो किसका, समसुमारा के भग। और आप बताओ ये किन नदियों के बीच में, यमुना तथा सोम नदियों के बीच का क्षेत्र, यहां पर इनका अधिकार था, ठीक है ना। और मैंने आपको कल भी बताया था कि जो भग लोगों ने, जो भग थे, इन्होंने किसकी अधीनता स्वीकार कर ली, बस। भाई जो महाजनपद थी ना 14, उन 14 जो रहा राजतंत्र था, उन राजतंत्र की 14 महाजनपदों में एक वत्स महाजनपद थी, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। क्या थी, कौशाम्बी। अभी जब मैं आपको आगे इतिहास पढ़ाऊंगा उस समय 16 महाजनपद, उनकी कैपिटल सब याद कराऊंगा। बात समझ में आ रही ना। अपन केवल जब पहली यूनिट पढ़ लें, पहली यूनिट में जो टॉपिक लिखे हैं, पहली यूनिट के फर्स्ट पॉइंट में, जब सेकंड पॉइंट आएंगे तो मैं स्टोन एज से फिर चालू करूंगा। स्टोन एज, इंडस वैली, सब कुछ आपको सिस्टमेटिक पढ़ाऊंगा, जिस सब चीजें फिर रिवाइज होंगी। तो आप बताओ भग लोगों को किसने जीत लिया, वत्सों। वत्सों ने। किस महाजनपद ने जीत लिया, वत्सों को। कपिल वस्तु को जीता था कौशल ने, और भग को इसने जीत लिया, वत्स ने। और याद रखना, वैसे भी याद रखना, थोड़ा रिलेट कर लेना, बा से विंध्य क्षेत्र में इनका अधिकार है, और बा से किसने जीता, वत्सों ने। विंध्य क्षेत्र में अधिकार था, और बा से क्या, विंध्य। और याद रखना, अपन भाग्य लिखते हैं तो भी बी से लिख रहे हैं, बी और भी लगभग एक जैसा होता है, तो भाग्य, तो आप थोड़ा रिलेट करके रखोगे तो चीजें याद रहेंगी, बनेगा इतना, ठीक है। इनके बारे में आपको याद रखना है।
इसके बाद आ जाओ अलकप्प के क्या, बुली, अलकप्प के बुली। और मैंने बताया था ये वाली जो गणतंत्र है यह भी कहाँ थी, बिहार में। बोलो कहाँ थी, बिहार में, अलकप्प के बुली। और मैंने बताया था इन लोगों ने भी किस धर्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म। इनने भी बौद्ध धर्म को, बुद्धिज्म को अपना लिया था अलकप्प के बुली ने, ठीक है ना। तो लिखा है जी, मैंने बताया था कल, कहाँ पर है जी, बिहार। अच्छा, ये जरूरत नहीं इन शहरों के नाम याद रखना, बस आप इतना याद रखना ये कहाँ पर है, बिहार। बाकी यहाँ पर लिखा है कौन सी जगह है, साहिबाद आरा और मुजफ्फरपुर जिलों के बीच स्थित है। बस इतना जरूरत नहीं, ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ। आप तो केवल कितना याद रखना, बिहार, बिहार में। दूसरा याद रखना, बुलियों को बेटद्वीप बेतिया के साथ घनिष्ठ संबंध था, यही संबंध था उनकी क्या थी, राजधानी। भाई याद रखना, जो बुली हैं उनकी जो राजधानी है वो क्या थी, बेटद्वीप या बेतिया, बेटद्वीप या बेतिया इनकी राजधानी थी, ठीक है ना। और मैंने अभी बताया बुली लोग किसके अनुयायी थे, बौद्ध धर्म। तो आप बनेगा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे कौन लोग, बुली लोग, ठीक है ना। इनको भी थोड़ा बी से रिलेट याद कर लेना। बी मतलब क्या, बुली, बुली। तो बी से बुली मतलब कहाँ होंगे, बिहार। बी से क्या, बेतिया। और बी से कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म। तो थोड़ा रिलेट करने का एक तरीका है, बस अपन फैक्ट थोड़े माइंड में कहीं ना कहीं रहें ताकि जब एग्जाम में आए हम चीजों को बना पाए। तो इन फैक्टों को आपको याद रखना है। अलकप्प के किसके बारे में, बुली के, अलकप्प के बुली के बारे में। अब आ जाओ केसपुत के कलाम, केसपुत के वो लोग क्या, कलाम, ठीक है ना, केसपुत के कलाम, कलाम। और मैंने आपको बताया यहाँ के कौन थे, अलार कलाम। और अलार कलाम किसके गुरु हैं, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने इनसे सांख्य दर्शन सीखा है, सांख्य फिलॉसफी सीखा है। मैंने आपको बताया था सांख्य फिलॉसफी का कहना है सबसे इंपॉर्टेंट तत्व प्रकृति है, बताया था ना। प्रकृति से पुरुष का जब मिलन हुआ तो सृष्टि का निर्माण हुआ, पंजाब भूषा अपन ने देखा था। तो याद रखना यह है जो गणराज्य कौशल जो महाजनपद थी ना उसके पश्चिम में स्थित थी, ठीक है, इतना याद रखना। अच्छा, मैंने आपको बताया कि जो कलाम लोग हैं यह किसकी अधीनता स्वीकार करते थे, कौशल। भाई इन लोगों को किस महाजनपद ने जीता, कौशल। जो कौशल एक महाजनपद थी 16 में से जहां राजतंत्र था, उन लोगों की अधीनता स्वीकार करते थे कौन लोग, केसपुत के कलाम, ठीक है। आचार्य अलार कलाम कल हमने देखा इसी से संबंधित थे। और याद रखना, ठीक है, महात्मा बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने जब अपना घर छोड़ा था, मैं आपको बताऊंगा 29 वर्ष की अवस्था में, बताया आगे चर्चा करेंगे। जब गौतम बुद्ध की एज 29 ईयर हो गई, तो गौतम बुद्ध की जब 29 साल की उम्र हो गई, आपको पता है गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ, गौतम बुद्ध के जो पिता हैं, गौतम बुद्ध के जो पिता हैं शुद्धोधन, वो एक राजा हैं, राजा हैं शुद्धोधन। और शुद्धोधन जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, शुद्धोधन ने अपने घर में पंडितों को बुलाया। पंडितों का कहना था कि आपके घर में बड़ा ही विद्वान बेटा पैदा हुआ, ऐसा हुआ जो दुनिया को बदल देगा। बोले लेकिन एक ही समस्या इसके साथ कि इसके जीवन में राजयोग नहीं है, बोला ये राजा नहीं बनेगा, इसके जीवन में क्या नहीं है, राजयोग। और आप बताओ कोई व्यक्ति राजा हो और उसका बेटा यदि सब चीजों को त्याग दे तो ये तो किसी पिता के लिए परेशानी का विषय है। तो उनके पिताजी ने, शुद्धोधन ने पूछा कि इसका कोई उपाय है। तो उन्होंने बोला कि एक ही उपाय है कि इस व्यक्ति को दुख के बारे में महसूस नहीं होना चाहिए, इसको दुख नहीं पता होने चाहिए, कि जिस दिन इस व्यक्ति को दुख पता चल गए उस दिन ये दुनियादारी छोड़ देगा। तो गौतम बुद्ध के जो पिताजी उनने ऐसी व्यवस्था की कि गौतम बुद्ध को कभी दुख ही महसूस ना हो। इनके लिए ठंड के लिए अलग घर बनवाया गया, गर्मी के लिए अलग बनवाया गया, बरसात के लिए अलग, किसी चीज का इनको महसूस ही ना हो। इवन गौतम बुद्ध जब इनकी शादी कर दी गई 16 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया गौतम बुद्ध का, और तब भी इनको कुछ नहीं पता, बच्चा हो गया इनको जिसका नाम राहुल था। 29 वर्ष के जब गौतम बुद्ध हो गए, 29 ईयर के हो गए, तो एक दिन अचानक बिना बताए रात्रि में निकल गए। वो जब निकले तो उन्होंने 4 लोगों को देखा। एक इन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा, किसको देखा, वृद्ध, वृद्ध एक बीमार को देखा। इनके सामने ऐसा रखा गया कोई व्यक्ति बीमार ही नहीं होता। इन्होंने पहली बार किसको देखा, बीमार को। इन्होंने एक योगी को देखा, योगी जो जिसने अपना घर छोड़ दिया है, समझ रहे ना, योगी जिसने सब कुछ त्याग दिया है। और इनने एक मृत्यु को देखा, मृत व्यक्ति को देखा, डेड बॉडी को देखा। इनको अभी तक ये नहीं पता था कि व्यक्ति की मृत्यु भी होती। और जब इतनी सारी चीजों को देखा तो गौतम बुद्ध का 4 चीजें, वृद्ध, बीमार, योगी और मृत। वृद्ध व्यक्ति हमेशा बीमार होता है, बीमारी से बचने के लिए योग करता है, और योग से भी ठीक नहीं होता तो उसकी मृत्यु हो जाती। 4 चीजों को देखकर इन्होंने घर छोड़ दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण या अभिनिष्क्रमण। और 4 चीजों को जब छोड़ा तो इसके बाद ये निकल गए। और जब निकले घर छोड़कर, गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में, इस घटना को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। आगे बौद्ध धर्म पढ़ाऊंगा मैं आपको तो चर्चा करूंगा। और याद रखना वहां कौन मिले इनको, आचार्य अलार कलाम। और उनसे इन्होंने क्या सीखा, सांख्य दर्शन, बन जाएगा ना सांख्य दर्शन। तो आपको मोटा मोटा कपिल वस्तु के कलाम में सबसे इंपॉर्टेंट नाम है अलार कलाम। और दूसरा इंपॉर्टेंट है किसकी अधीनता स्वीकार करते थे, कौशल।
कौशल। बस ये दो फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर भी आप याद रख सकते हो, का से याद रख सकते हो कलाम, तो अलार कलाम तो वैसे याद रहेगा, और का से क्या याद रखना, कौशल। किसकी, कौशल की। बनेगा ना, केस पुत्र के क्या है जे, कलाम। ठीक है, आगे आ जाओ। राम ग्राम के क्या, कोलिय। राम ग्राम के क्या, कोलिय। बन जाएगा ना, राम ग्राम के कोलिय। और राम भगवान की बातें हो तो कहाँ चलना है अपन को, यूपी। तो राम ग्राम के कोलिय कहाँ के होंगे, यूपी। ये यूपी में था, ये गणतंत्र। बनेगा राम ग्राम के कोलिय। और लिखा भी है वर्तमान में यूपी के किस जिले में है, गोरखपुर जिले में स्थित रामगढ़ ताल से की गई। इसकी तुलना किससे गई है, वर्तमान में गोरखपुर जिले में कौन सा ताल, रामगढ़ ताल। बन जाएगा ना। हाँ, अच्छा, इनकी सबसे अच्छी थी पुलिस शक्ति। जो पुलिस थी यहाँ की वह सबसे यूनिक थी। यहाँ की पुलिस शक्ति सबसे अच्छी थी किसकी, रामग्राम के कोलिय। ये आपको इस फैक्ट को याद रखना है। बन जाएगा ना। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है ना। हाँ, और याद रखना शाक्य गणराज्य के पूर्व में स्थित, ठीक है, याद रख पाओ। और दक्षिण में यह गणराज्य किस नदी तक फैला था, सरयू। दक्षिण में यह गणराज्य किस नदी तक फैला था, सरयू नदी तक। अयोध्या में आपको पता होगा कौन सी नदी बहती है, सरयू नदी। सरयू नदी वहां तक जो फैला था। बन जाएगा ना, यूपी में है, तो आप इन सब चीजों को याद रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाओ। अगला है, उन्हीं के बारे में लिखा है, ठीक है। अच्छा, शाक और जो कोलिय राज्य थे, रामग्राम के शाक और कपिलवस्तु के शाक और रामग्राम के कोलिय, इनके बीच में कौन सी नदी बहती थी, रोहिणी नदी। ये फैक्ट याद रखना भाई, इन दोनों के बीच में कौन सी नदी बहती थी, रोहिणी नदी। बन जाएगा ना। और दोनों सिंचाई के लिए इस नदी पर क्या थे, निर्भर। और याद रखना, और यह दोनों के बीच डिस्प्यूट का विषय भी था, जिसके कारण क्या हो जाता था, संघर्ष। आज भी आपने देखा होगा भाई, नदियां डिस्प्यूट का विषय है, जिन राज्यों में बहकर होकर बहती हैं। जैसे आपने सुना होगा कावेरी जल विवाद। कावेरी जल विवाद बड़ा फेमस है। जिन राज्यों से होकर कावेरी नदी बहती है उन राज्यों के बीच डिस्प्यूट है, और जिन देशों से होकर बहती है तो उनके बीच तो और है। जैसे आपने सुना होगा सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी, सिंधु और उसकी सहायक नदियों को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच में। बात समझ में आ रही ना। तो वैसे भी यहाँ भी याद रखना, जो रोहिणी नदी या विवाद का विषय था किसके बीच, शाक और कोली के बीच। बन जाएगा ना। और गौतम बुद्ध ने इसी प्रकार के संघर्ष को एक बार क्या कराया था, शांत। क्या कराया था, शांत। तो जिस फैक्ट को भी आपको याद रखना, रामग्राम के कोलिय के बारे में। बनेगा। ठीक है, आगे आ जाए, करें। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। कुशीनारा के क्या है, मल्ल। कुशीनारा के बोलो क्या, मल्ल। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाला किसके अंदर है, मल्ल के अंदर है। मल्ल के अंदर दो ही थे, कुशीनारा के मल्ल। ठीक है, तो वर्तमान में अच्छा मल्ल है, तो मल्ल वाले दोनों कहाँ होंगे, यूपी। दोनों कहां पर है, यूपी। आप जिस जिले वगैरह याद रख पाओ ठीक है, नहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको मेन याद रखना कहां पर है, यूपी में। तो वही लिखा है वर्तमान में देवरिया जिला। देवरिया जिला कहां पर है, यूपी में। ठीक है ना। हाँ, और याद रखना किस शहर से इनकी तुलना की जाती, कसिया। कसिया नामक शहर से इनकी तुलना की जाती, किसकी, कुशीनारा। कुशीनारा की। बन जाएगा ना। ठीक है, और इसमें लिखा जो वाल्मीकि जी की रामायण है, वाल्मीकि रामायण में मल्लों को लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु मल्ल का क्या कहा गया, वंशज। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। मल्ल को किसका वंशज बताया गया, लक्ष्मण के पुत्र कौन, चंद्रकेतु मल्ल। क्या बताया गया है, क्या वंशज बताया गया, इनका वंशज बताया गया वाल्मीकि रामायण में। रामायण के बारे में अपन चर्चा करेंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा कि रामायण जो है इसको लिखा है वाल्मीकि जी ने। रामायण की जो शुरुआत होती है लिखने की, वो होती है पोस्ट वैदिक में। पोस्ट वैदिक काल में रामायण की शुरुआत होती है। रामायण जो फिनिश होती है जाके गुप्त काल में होती है। रामायण में को कांड में बांटा गया। किस में बांटा गया, कांड। रामायण में टोटल 7 कांड है। कितने कांड है, 7। और बाद में जो कांड जोड़ा गया वो उत्तर कांड है। कौन सा कांड है, उत्तर। इसलिए जो 6 कांड है, 6 कांड में राम भगवान की तारीफ की गई है, राम भगवान के चरित्र को बहुत अच्छा दिखाया गया। लेकिन जो उत्तर कांड है वो बाद में जोड़ा गया है। और उत्तर कांड में राम भगवान के चरित्र में थोड़े गिराने का क्या किया गया प्रयास, क्या ना कि भाई सीता जी को छोड़ दिया राम भगवान ने। बात समझ में आ रही ना। ऐसी बात है कि सब आपको 6 कांड में नहीं मिलेंगी। किस कांड में मिलेगी, उत्तर कांड को बाद में जोड़ा गया है। जैसा अपन पढ़ेंगे रामायण के बारे में। और रामायण की तमिल भाषा में एक व्यक्ति ने ट्रांसलेट किया, उनका नाम है कंबन। आपने सुना होगा कंबन की रामायण। हाँ ठीक है ना, वो अपन देखेंगे। चलो, तो याद रखना इन सब के बारे में। अब आ जाओ पावा के मल्ल है। ये कहाँ के मल्ल है, पावा। और मल्ल है तो मल्ल दोनों कहाँ होंगे भाई, मल्ल है तो कहाँ होंगे दोनों, यूपी। चाहे वो कुशीनारा के मल्ल हो चाहे कहाँ के मल्ल हो, पावा के मल्ल वही। ठीक है ना। हाँ, तो ये देवरिया जिले में है। जे और कौन सा स्थान, पडरौना नामक स्थान है। बन जाएगा ना। ठीक है, ये लोग कैसी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, सैनिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। ठीक है, जैन साहित्य से, जो जैन टेक्स्ट है या जैन ग्रंथ है उनसे पता चलता है। मगध नरेश, मगध के राजा कौन से,
अजात शत्रु, ठीक है ना। हाँ, के भय से मैंने बताया था अजात शत्रु भाई मगध में बैठा है। वो मगध उन 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद है भाई। जितनी 16 महाजनपद बताई उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मगध। मगध का ही विस्तार हो रहा है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना पूरा विस्तार समझाऊंगा कैसे कैसे मगध का विस्तार हुआ। और मगध के भय से जो मल्ल हैं, मल्लों ने किसके साथ मिलकर संघ बना लिया? लिच्छवियों। मल्लों ने बोलो किसके साथ मिल गए? लिच्छवी। लिच्छवियों के साथ मिलकर क्या बना लिया था? संघ। लिच्छवियों के साथ मिले थे, बन जाएगा ना। हाँ, और फिर अजात शत्रु ने भाई जीतेंगे तो फाइनली राजतंत्र वाले। तो अजात शत्रु ने पहले किसको हराया? लिच्छवियों को। लिच्छवियों को, वैशाली के लिच्छवी को। और वैशाली के लिच्छवी को हराने के बाद किसको जीत लिया? मल्ल को। मल्ल को। तो याद रखना अजात शत्रु कहाँ का राजा? मगध। मगध का राजा। मगध में एक डायनेस्टी बैठेगी हर्यक। बोलो कौन है? हर्यक। हर्यक डायनेस्टी का राजा पहला है आपका बिंबिसार। बिंबिसार के बाद दूसरा अजात शत्रु। आगे पढ़ाऊंगा ना जब, आपको सब चीजें बहुत अच्छे समझ में आएंगी। मतलब ये फैक्ट फिर रिवाइज होंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी केवल मैं गणतंत्र के हिसाब से आपको चीजों को बता रहा हूँ। जब महाजनपद बताऊंगा तो फिर सब चीजें रिपीट होनी है। अजात शत्रु जब पढ़ाऊंगा बताऊंगा इसने किस किस को जीता। इसने पहले वैशाली को जीता, और वैशाली को जीतने के बाद किसको जीत लिया? मल्ल को। किसको जीत लिया? मल्ल को। तो ये आपको फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बनेगा? ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बनेगा ना, ठीक है। पिपलीवन के मौर्य। पिपलीवन के बोलो क्या? मौर्य। बन जाएगा ना। तो मैंने कल भी इस बात को बताया था कि मैंने आपको बताया था पिपलीवन के मौर्य कपिलवस्तु के शाक्यों की ही एक क्या थी? शाखा। उसकी एक ब्रांच थी। कपिलवस्तु के जो शाक्य थे उन्हीं की एक क्या थी? शाखा। ये आपको याद रखना, ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। महावंश टीका से पता चलता है कौशल नरेश, कौशल के राजा, अभी मैंने बताया था आपको क्या नाम था? बिड्डू, के अत्याचारों से बचने के लिए वे हिमालय प्रदेश में भाग गए, जहां उन्होंने मोरों के कूक से गुंजायमान स्थान में पिपलीवन नामक नगर में क्या कर लिए? बस ली। मैंने कल बताया था ना कि भाई जे मौर्य शब्द किसके कारण मिल रहा है यहाँ पर? किसकी संख्या मिलती है? मोरों की, ठीक है ना। मोरों के निवासी होने के कारण कौन सा शब्द आ गया? मौर्य। और मौर्य शब्द से आगे क्या बन गया? मौर्य। कल बताया था मैंने आपको। और चंद्रगुप्त मौर्य यहीं से संबंधित है। ये सब आपको फैक्ट याद रखना है, ठीक है ना, ठीक है ना। और बाकी तो मैंने बताया था पिपलीवन के मौर्य भी आपके कहां पर है? यूपी में। बोलो कहां पर है? यूपी में। आपको मेन यूपी याद रखना है, बन जाएगा ना। अच्छा, यहां पर एक ग्राम है, एक राजधानी नामक ग्राम। बोलो कौन सा ग्राम है? राजधानी। राजधानी। अब वैशाली के लिच्छवी। मैंने लिच्छवियों के बारे में वैशाली में इतनी बात बताई भाई। जो वैशाली है पहली बात तो बिहार में है। कहां पर है? बिहार में। दूसरा मैंने बताया पहला गणतंत्र था और सबसे शक्तिशाली क्या था? गणतंत्र। बोलो वैशाली के लिच्छवी। और मैंने आपको अभी बताया इसको किसने जीता? अजात शत्रु। बोलो किसने जीता? अजात शत्रु। किस महाजनपद से संबंधित था? मगध से। किससे संबंधित था? मगध से। अजात शत्रु ने जीता जो कहां संबंधित था? मगध से। ये बात समझ में आ गई कि नहीं सभी को? अजात शत्रु जो कहां संबंधित था? मगध से। ये बात आपको याद रखनी है। और मैंने आपको बताया था इसी कुल की, इसी लिच्छवी कुल की जो थी, किसकी? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी की कौन थी? महावीर स्वामी की माँ इसी कुल की थी। बन महावीर स्वामी की माँ का नाम क्या है? त्रिशला। त्रिशला लिच्छवी कुल की है, ठीक है। और साथ में मैंने आपको अभी बताया एक बात और आपको याद रखना है कि हाँ कल मैं बता रहा था यहाँ के लिच्छवी कुल के एक राजा थे चेतक। कौन थे? चेतक। इनकी बहन थी चेलना। बोलो कौन थी? चेलना। चेलना। और चेलना का विवाह जो है मगध के राजा हुआ था बिंबिसार के साथ। मगध के राजा कौन? भाई बिंबिसार का बेटा है अजात शत्रु। बिंबिसार का बेटा कौन है? अजात शत्रु खतरनाक टाइप का व्यक्ति है। जहां जहां पिताजी रिलेशन बनाएंगे, जहां जहां शादी करेंगे, जहां जहां इनसे नानाजी होंगे, उन नानाजियों से लड़ने कौन जाएगा? अजात शत्रु। बताया ना भाई, चाणक्य कह के गए हैं साम्राज्य विस्तार के 3 तरीके होते हैं। साम्राज्य विस्तार का पहला तरीका मित्रता, कि जो काम आपका मित्रता से बन जाए उसे मित्रता से हल निकालो। चाणक्य बोलते हैं दूसरा साम्राज्य विस्तार का तरीका है वो है विवाह। पुराने समय में राजा कई सारे विवाह करते थे। कई सारे विवाह इसलिए करते थे, विवाह करने के पीछे उद्देश्य क्या होता था? साम्राज्य विस्तार। और अभी भी होता है व्यक्ति का साम्राज्य विस्तार। कई लड़के ऐसे हैं कि भले ही घर में इज्जत ना हो, कहाँ जरूर होगी? ससुराल में। जीजा जी, देखना कभी कोई शादी फंक्शन होता है सबसे ज्यादा घर वालों की चिंता जीजा जी, फूफा जी। जरा कुछ गड़बड़ हो गया जब सबसे ज्यादा मुंह कौन फुलाते हैं? जीजा जी, फूफा जी। ऐसे लोग होते हैं ना, सारे हर एक घर में समस्या होगी होती है ना, वो भी बिल्कुल हक समझ के जाते हैं, नहीं यार पूरी यहाँ से इज्जत चाहिए। एक आपने वेब सीरीज देखी होगी पंचायत पार्ट 1, वो रहता है वो लड़के की शादी होती है कि इज्जत नहीं मिल पा रही। बात समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वैसे ही है। तो
हाँ, तो दूसरा तरीका उन्होंने बोला वो है विवाह, और तीसरा तरीका युद्ध। क्या है? लेकिन चाणक्य एक बात और बोलते हैं, युद्ध हमेशा कमजोर से करो। युद्ध हमेशा किससे करो? यदि आप सोच रहे हो आप कमजोर हो और शक्तिशाली से युद्ध करोगे तो शक्तिशाली आपकी फुटबॉल बना देगा। बात समझ में आ रहा है? ये कौन कह के गए? चाणक्य। और यदि आप कमजोर हो तो या तो पहले आप शक्तिशाली बन जाओ, या फिर दूसरा तरीका अपने जैसे कमजोर और ढूंढ लो। कमजोर कमजोर आपस में मिल जाओगे तो भी क्या हो जाओगे? शक्तिशाली। बात समझ में आ रहा है? और एक चीज और चाणक्य का बड़ा अच्छा लगता है, चाणक्य बोलते हैं मंडल सिद्धांत में कि एक पड़ोसी अच्छा मित्र नहीं होता। एक पड़ोसी अच्छा मित्र जैसे आप हो, आप याद रखना आपके पड़ोस में जो रह रहा होगा सबसे ज्यादा टेंशन आपसे आपके पड़ोसी को, आपका सिलेक्शन हो जाए कल, सबसे ज्यादा परेशान कौन होगा? पड़ोसी है। हर एक जगह लागू। चाणक्य बोलता है मान लो आप एक राज्य हो, एक स्टेट हो, आपके बाजू में रह रहा है बी, तो आपका दुश्मन कौन होगा? बी। ए और बी की कभी नहीं बनेगी, ए और बी की कभी नहीं बनेगी। अब बोला कि बी के बाजू में मान लो रह रहा है सी, तो अब किसकी नहीं बनेगी? बी और सी की। अब ये इसका पड़ोसी हो गया। अब चाणक्य बोलता है आप क्या करो? आप मित्रता करो किससे? सी से। देखना घरों में भी यही होता है कि आप देखना आपके पड़ोसी जो होगा, आपकी मम्मी की उनसे नहीं बनती होगी, उसके बाजू वाली आंटी से जरूर बनती होगी, और दोनों मिलकर किसकी बुराई करते होंगे? बीच वाले। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में लागू होता है। भारत के पड़ोस में कौन है? पाकिस्तान। भाई भारत का इंडिया के पड़ोसी पाकिस्तान, तो इंडिया पाकिस्तान की बनती है क्या? पाकिस्तान के बाजू में अफगानिस्तान, पाकिस्तान किसकी नहीं बनती? अफगानिस्तान की। अब इंडिया के बाजू में चाइना, किसकी नहीं बनती? इंडिया चाइना की। लेकिन अब इन दोनों की बनती है, पाकिस्तान और किसकी? चाइना की। बात समझ में आ रहा है? नॉर्थ कोरिया के बाजू में साउथ कोरिया, किसकी नहीं बनती? नॉर्थ कोरिया। और रसिया के बाजू में यूक्रेन, किसकी नहीं बनती? रसिया और यूक्रेन। बात समझ में आ रहा है? ये चाणक्य कह के गए हो, उस समय उन्होंने इतना सोच लिया था, तो वही लिखा है। मैंने बताया भाई सुन ले, यह बुद्ध काल का, बार बार बोल रहा हूं, सबसे बड़ा सबसे शक्तिशाली राज्य था। राज्य में गणतंत्र बोल रहा हूं, पूरा राज्य नहीं, महाजनपद नहीं, शक्तिशाली गणतंत्र था। सबसे बड़ा भी या सबसे शक्तिशाली, ये इंपॉर्टेंट है। बन जाएगा ना? हाँ बन जाएगा ना। हाँ, लिच्छवी जो है बज्जी संघ में क्या थे? सरप्रमुख। मैंने आपको बताया कि नहीं, वे बज्जी संघ में टोटल कितने गणतंत्र हैं? 8। 8 में सबसे प्रमुख बोलो कौन है? वैशाली के लिच्छवी। वैशाली के भाई 10 गणतंत्रों में सबसे शक्तिशाली, 10 गणतंत्र में सबसे शक्तिशाली गणतंत्र कौन है? लिच्छवी। बोलो कौन है? लिच्छवी। और बज्जी संघ के 8 में से भी सबसे प्रमुख कौन है? लिच्छवी। और याद रखना, ठीक है ना, इसकी जो राजधानी है वैशाली, ठीक है, इसकी राजधानी जो वैशाली मुजफ्फर जिले के बसाड़ नामक स्थान में स्थित थी। ठीक है, याद रखना आप इसको। ठीक है, यहां पर सुने, महाभग जातक में वैशाली को एक धनी, अच्छा ये बुक है उसमें वैशाली को एक धनी, समृद्धशाली, धनी आबादी वाला क्या कहा गया है? नगर कहा गया। जब आपको याद रखना है, बन जाएगा ना। महात्मा बुद्ध, लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध क्या? कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया था, जहां रहकर बुद्ध ने अपने क्या दिए थे? उपदेश। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है, ये सब उन्होंने कराया था महात्मा बुद्ध के लिए। मैंने बताया, अभी बताया था, लिच्छवी के राजा कौन थे? चेतक। इनका चेलना बेटी थी, जिनका विवाह मगध नरेश किसके साथ हो गया? बिंबिसार। बिंबिसार के साथ हो गया। महावीर की माता त्रिशला, उसकी क्या थी? बहन। बहन थी। महावीर की माँ भी यहीं की। ये फैक्ट आपको याद रखना, किससे संबंधित? वैशाली के लिच्छवी, लिच्छवी संबंधित। ये फैक्टों को भी याद रखना है। अब आ जाओ मिथिला के कौन? विदेह। मिथिला के कौन? विदेह। और याद रखना, कल भी मैंने बोला था विदेह भी कहां पर आता है? बिहार में। ये भी कहां पर है? बिहार में। ये याद रख पाओ तो ठीक है। भागलपुर और दरभंगा। भागलपुर बिहार में आता, दरभंगा यहां पर। ठीक है ना। अच्छा, प्रारंभ में यहां क्या था? पहले राजतंत्र। ये बात इंपॉर्टेंट भाई, पहले यहां राजतंत्र था, बाद में क्या आ गया? गणतंत्र। पहले राजतंत्र था, बाद में क्या आ गया? गणतंत्र। बन जाएगा ना। हाँ, यहाँ के राजा थे जनक। राजा थे बोलो कौन? जनक। अपनी शक्ति व दार्शनिक ज्ञान के लिए क्या थे? विज्ञान थे। ठीक है ना। और परंतु बुद्ध के समय यह संघ राज्य बन गया। ठीक है, संघ राज्य का मतलब है वही है कि पहले राजतंत्र था, लेकिन फिर उस संघ में क्या होगा? जी शामिल हो, गणतंत्र में शामिल हो गए। ठीक है ना। अब विदेह लोग भी किस संघ के सदस्य थे? बज्जी। बताया ना, बज्जी में 8 थे, 8 में से जे लोग भी थे। कल समझाई ना इस बात को। और याद रखना, हाँ, इनकी राजधानी मिथिला की पहचान वर्तमान किससे की गई है? बनकपुर। ठीक है ना। हाँ, और मैंने कल भी बताया था, मिथिला जो है एक प्रसिद्ध क्या था? व्यापारिक नगर। मिथिला जो था एक प्रसिद्ध क्या था? व्यापारिक नगर। बन जाएगा ना। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? इन सबको याद रखना। और ठीक है, तो यहां तक जो लास्ट ही था मिथिला के विदेह। तो हमने यहां तक जो 10 गणतंत्र हैं
इन 10 गणतंत्रों के बारे में काफ़ी कुछ समझ लिया है। यहाँ पर मैंने कल इनके सारे कंसेप्ट आपको समझाए थे, आज जो फैक्ट हैं उनको हमने समझ लिया है। अब आगे की क्लासों में हम चर्चा करेंगे, पढ़ना चालू करेंगे। अगला टॉपिक सिलेबस में जो दी वो है सभा और समिति। सभा और समिति के बारे में देखेंगे। तो वैदिक काल में 4 प्रकार की हमें काउंसिल मिलती हैं, समितियां मिलती हैं। उसमें है सभा, समिति, विदत और गण। कितनी है? सभा, समिति, विदत और गण। लेकिन हमारे सिलेबस में 2 को हाईलाइट किया गया, किसको? सभा और समिति। तो हम देखेंगे सभा और समिति के बारे में। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना काफी था, मिलते हैं कल। जय हिंद।